ओजोन एक फ्लड अफेक्टेड एरिया बन गया है। लोगों को डर पैदा हो गया कि यहाँ बाढ़ आ सकती है, बाढ़ की शंका है, ऐसी कोई चीज है जो मतलब यहाँ पे रहने लायक नहीं है। ये जो भ्रम पैदा कर दिया है ये ओजोन वर्ड से करा गया है, क्योंकि अब इतनी बसावट है। लोग 2011-12 के बाद से जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होना शुरू हुआ है या बिल्डिंग बननी शुरू हुए है, तब से ये जोन ओ में डिफाइन कर दिया गया है। ये एक्चुअल में बाद में लगाया गया, पहले ये एफ जोन में था। ठीक है, ये एक मतलब एक लोगों की रहने की जगह, आज भी ये रहने की जगह, आज भी कोई ऐसा फ्लड अफेक्टेड एरिया नहीं है। ये एक भ्रम बना दिया गया ओजोन ओजोन बोल करके। ये कोई डिफॉल्टेड क्लाइमेटिक डिफॉल्टेड एरिया बिल्कुल नहीं है। इसका आंकड़ा ऐसे देखा जाता है कि 25 साल का रेडियस देखा जाता है इसमें। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं श्रीनिवास भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हमारी मौजूदगी एडवोकेट रुखसार खान के साथ है और हम इनसे पूछते हैं कि आखिर ये ओजोन है क्या। ओजोन के मुद्दे पर इस टाइम आप देख रहे हैं कि ओजोन का यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा चल रहा है और लोग परेशान हैं। लोग यहाँ पर अपने घरों को लेकर के परेशान हैं, लेकिन मैडम का कहना है, जो यहाँ एडवोकेट मैडम हमारे साथ बैठी हुई है, इनका कहना है कि ओजोन आखिर है क्या, एफ जोन आखिर है क्या। लोग यहाँ पर केवल ओजोन ओजोन कर करके कुछ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और कुछ लोगों को अभी ये नहीं पता कि ओजोन एक्चुअली है क्या। और मैडम यहाँ पर अभी बताएंगी। मैडम की अभी कॉन्फ्रेंस करने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी, उसमें भी बताएंगी। और थोड़ा सा हम इनसे पूछते हैं कि मैडम आपका, मैं पहले तो शुभ नाम आपसे पूछ लेता हूँ, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम एडवोकेट रुखसार खान है। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में एमसीडी पैनल पे हूँ और मैं फाउंडर हूँ आर्क फाउंडेशन की जी। और सर का जो क्वेश्चन है ओजोन क्या है, उस पर मैं कहना चाहूंगी ओजोन ओजोन जो सच में एक भ्रम पैदा कर दिया है एक्चुअली लोगों को जो है ना, अभी यहाँ पर इतना डर है, वो कुछ समझ नहीं सकते हैं। बस उनको जैसे बताया जा रहा है वैसे परेशान है। आखिर ये ओजोन में क्या लड़ाई है, क्या है, थोड़ा इसके बारे में। एक्चुअली जब से इस केस में वीडियोस और ये सब वायरल होने लग गई है, तब से लोगों में एक भ्रम पैदा हो गया। ओजोन एक फ्लड अफेक्टेड एरिया बन गया है। लोगों को डर पैदा हो गया कि यहाँ बाढ़ आ सकती है, बाढ़ की शंका है, ऐसी कोई चीज है जो मतलब यहाँ पे रहने लायक नहीं है। ये जो भ्रम पैदा कर दिया है ये ओजोन वर्ड से करा गया है। एक्चुअल में ये जोन ओ है जो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक जोन O1 है, एक जोन O2 है। दिल्ली में कई जो क्षेत्र है वो बटे हुए हैं अल्फाबेटिकल वे में। ये जो है यमुना के जो निकट एरिया है ये बटा हुआ है जोन ओ में, और ये दो हिस्सों में बटा हुआ है क्योंकि जो जोन O1 है वो थोड़ा पास है यमुना के, जोन O2 है वो थोड़ा दूरी पे है। ये जो एरिया है ये क्या है कि इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि ओजोन और एफ जोन में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको इसमें बताना चाहूंगी कि एफ जोन जब ये था उस टाइम पे जो सरकार थी वो उतना इसमें मतलब लोग इतनी आबादी पे नहीं थे, उस टाइम इतनी जानकारी नहीं थी, उस टाइम इतनी मतलब फैसिलिटीज थी नहीं जो इसे एक उस पे लिया जाए कि इस पे कुछ होना चाहिए या फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए या इस पे मतलब सरकार को देखने की जरूरत है, कुछ काम करने की जरूरत है। उस टाइम बसावट हो रही थी, बट क्योंकि अब इतनी बसावट है, लोग 2011-12 के बाद से जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होना शुरू हुआ है या बिल्डिंग बननी शुरू हुए है, तब से ये जोन ओ में डिफाइन कर दिया गया है। एक्चुअली मैडम ये ओ जोन जो है ये पहले से ही ओ जोन था या ये बाद में लगाया गया है, ये कब लगाया गया? ये एक्चुअल में बाद में लगाया गया, पहले ये एफ जोन में था। ठीक है, ये एक लोगों की रहने की जगह, आज भी ये रहने की जगह, आज भी कोई ऐसा फ्लड अफेक्टेड एरिया नहीं है। ये एक भ्रम बना दिया गया ओजोन ओजोन बोल करके। ये कोई डिफॉल्टेड क्लाइमेटिक डिफॉल्टेड एरिया बिल्कुल नहीं है। इसका आंकड़ा ऐसे देखा जाता है कि 25 साल का रेडियस देखा जाता है इसमें, कि 25 साल में एक बार भी कोई बाढ़ आई है तो उस हिसाब से क्या माना जाएगा कि ये फ्लड इफेक्टेड एरिया है या बाढ़ प्रताड़ित एरिया है। पर अभी तक मेरे हिसाब से यहाँ कोई भी फ्लड देखा नहीं गया है। पानी आता है, बेशक आता है, पर एम्बार्कमेंट के अंदर रहता है, एम्बार्कमेंट कभी उसे क्रॉस नहीं किया। ऐसे तो मैं कहूँ कि राजघाट से लेकर लाल किले से लेकर के यहाँ तक पूरा यमुना का एरिया है,
ठीक है, तो आप लाल किला हटा दो, आप राजघाट हटा दो, आप आईटीओ हटा दो, ठीक है। जो यूपी एरिया है, जहाँ अक्षरधाम है, जहाँ कॉमनवेल्थ हाउसिंग सोसाइटी है, जहाँ जुवेनाइल जेल है, जहाँ मजनू का टीला है, जहाँ ये सुपरनोवा है, एमिटी यूनिवर्सिटी है, इतनी कंपनीज खुली हुई है, ये सब यहाँ पे, ये हमारा एरिया इस एम्बार्कमेंट में, वो एरिया इस एम्बार्कमेंट में, बीच में यमुना बह रही है, तो वहां पे डिमार्केशन है। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई डिमार्केशन नहीं है, यहाँ पे ये फ्लड अफेक्टेड है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक भ्रम बनाया गया ओजोन ओजोन बोल करके। ये जोन ओ एरिया है, जैसे कि बाकी क्षेत्र है वैसे ही ये जोन ओ है, और ये कोई बाढ़ प्रताड़ित एरिया नहीं, यहाँ कोई बाढ़ नहीं आई है। अभी इस पे सरकार एक्शन ले रही है, कोर्ट एक्शन ले रही है, अभी से सोचा समझा जा रहा है इस पे कैसे कैसे क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, इसे रेगुलाइज कब करना चाहिए, इसमें रेगुलाइज हो तो क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। क्या ओजोन हटने के कुछ चांसेस हैं? जैसे लोगों की परेशानियां हैं, वो कुछ अपने रिलीफ ले सकते हैं लोग? जी, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि इसे एफ जोन में आ जाना चाहिए, तो एफ जोन में जो पीएम उदय से यूसी लोकेटर में जो एरिया आ रहे हैं वो सुरक्षित है, इस पे लोग खुलासा नहीं कर रहे हैं, सीधा बोले एफ जोन हो जाना चाहिए, एफ जोन होना चाहिए। तो मैं उन लोग को भी कहना चाहूंगी कि एफ जोन क्यों होना चाहिए, पहले तो वो ये बताए, ठीक है, एफ जोन क्यों होना चाहिए, किस बेस पे होना चाहिए, क्योंकि जब ये एफ जोन होगा तो यहाँ पे गवर्नमेंट एरिया भी है, डीडीए की प्रॉपर्टीज भी है, प्राइवेट लैंड भी है, लाल डोरा की प्रॉपर्टी भी है, और कुछ कंपनीज की भी प्रॉपर्टीज है, तो उसमें लोगों को ज्यादा खतरा है या जोन ओ में खतरा है, पहले तो वो लोग ये बताए, ठीक है। और इस पे जब तक कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं लेती, पार्लियामेंट्री कोई बिल नहीं आता, तब तक इस पे डायरेक्ट आप कोई अपनी तरफ से बात रख दो, ये गलत है। लोगों में आप डर फैला रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तो आपने सुना, और मैडम ने अभी बहुत से खुलासे करने हैं ओजोन के बारे में, बहुत से खुलासे करने हैं ओजोन के बारे में। एक्चुअली अभी मैडम ने बताया नहीं है, बहुत कुछ मैडम को अभी ओजोन के बारे में बताना है, लोगों को कुछ एक रिलीफ देना है। वो अभी कॉन्फ्रेंस होने वाली है कुछ ही देर में, हम कॉन्फ्रेंस के जरिए मैडम ने जो भी खुलासे करने हैं वो हम आपको दिखाते हैं। आज ओजोन को लेकर आप लोगों ने यहाँ पे प्रेस वार्ता रखी है, क्या है पूरा मामला, ओजोन है क्या? पहले तो मैं इस मुद्दे पे थोड़ा लाइट डालना चाहूंगी कि ये ओजोन को लेकर के जो भ्रम पैदा कर रखा है लोगों में, जो डर बना दिया है कुछ लोगों ने, यूट्यूबर्स ने वीडियोस डाल करके, मैं इस पे एक बात रखना चाहूंगी कि ये ओजोन, पहली बात तो ये क्लाइमेटिक डिफॉल्ट नहीं है जो ओजोन कह रहे हैं, ये जोन ओ है जो दो हिस्सों में बटा हुआ है, जोन 1 एंड जोन 2। जो 1 है वो यमुना के ज्यादा पास है, जो जोन 2 है वो थोड़ा दूरी पे है। तो ये जो ओजोन लोग कह रहे हैं, इससे लोगों में ना एक डर पैदा हो रहा है कि ये ओजोन है, ओजोन मतलब कोई डिफॉल्ट है, इसमें कोई बिल्कुल बाढ़ प्रताड़ित जगह है जहाँ पे बिल्कुल खतरा है बाढ़ आने का, तो ये ओजोन नहीं है, ये जोन ओ है। दिल्ली में कई इलाके अल्फाबेटिकल वे में बटे हुए हैं, जो ये यमुना के जो ये पास वाला इलाका है, जो अनऑथराइज कॉलोनीज में आ रहे हैं, 92 कॉलोनीज जो आ रही है, ये जोन ओ में आ रही है, जो जोन 1 है, कुछ जोन 1 में आ रही है, कुछ जोन 2 में आ रही है, तो ये जोन ओ है। तो डिफरेंट बिटवीन मैम जोन ओ एंड जोन 2 जी एंड अब जोन, प्लीज इसके बारे में आप डिस्क्राइब करें, खुलासे से समझाएं, क्योंकि आप इस केस को देख रहे हैं बहुत अच्छे से। जब मैं इस केस की अगर बात करूं, विजय कुमार दिवाकर वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड अदर्स, इसमें क्या है कि जब हमें पता चला इस केस के बारे में, पहले तो हमें पता ही नहीं था इस केस का, हम शुरू से देखते आ रहे थे कि यहाँ पे एमसीडी आती थी या कुछ लोग आते थे तोड़ के चले जाते थे, या पहले की मैं बात करूं तो उस टाइम पे क्या होता था कि लोगों ने पुल बना रखे होते, सिंचाई विभाग के वो बम्बा टाइप जिसे कहते हैं ना, नाले जा रहे होते थे जिसमें साफ पानी आ रहा होता इरिगेशन का, वहां पे लोगों ने पुल बना रखे होते, तो वो तोड़ के हम पहले देखते थे, समझ में नहीं आता था कि ये चीजें हैं क्या। बट जब ये चीजें सामने आई, पहले कहते हैं ये एफ जोन था, फिर उसके बाद 2002 में ये ओजोन बना, जोन ओ बना। तो ये क्या है कि जो सरकार ने इसे चेंज करा जोन ओ में, वो इसलिए क्योंकि पहले जो एफ जोन था उस टाइम इलाका इतना आबादी में नहीं था, पहले कम आबादी हुआ करती थी, उस टाइम सरकार का में भी शायद ध्यान नहीं गया होगा
या फिर कुछ प्रॉब्लम रहे होंगे, कुछ इश्यूज रहे होंगे, जिस वजह से सरकार उस टाइम सोच रही होगी, क्योंकि यहाँ पे कई बार कई सरकारें आई है, इस जगह ने कई सरकारें देखी है। तो अब जो ये जोन ओ में है, तो इसे कहा जा रहा है कि ये फ्लड अफेक्टेड एरिया है। ठीक है, फ्लड अफेक्टेड एरिया भी कैसे, क्योंकि इसका एक टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, ईयर वाइज होता है कि कितना ज्यादा फ्लड अफेक्टेड है। तो ये जो एरिया है ना, ये 25 साल के डायमीटर पे आता है कि 25 साल का रेडियस नापा जाता है कि इस दौरान बाढ़ आई है या नहीं आई है। पहले जोन एफ में इसलिए था क्योंकि पहले यहाँ पे कम बसावट थी, लोग कम थे। अब इसमें प्रिकॉशन ज्यादा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बसावट बहुत ज्यादा हो गई है, यहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा बन चुकी है, पहले इतनी नहीं हुआ करती थी। पहले यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे खेती होती थी और लोग रहा करते थे। बट मैं इस पे मैं एक और रोशनी डालना चाहूंगी कि पहले जो लोग यहाँ रहते थे, किसानी कर खेती बाड़ी करते थे, भूमिदारी की जमीन थी। 1982 का यहाँ पे भूमिदारी हुई है लास्ट। ठीक है, उसके बाद डीडी ने जब 2012 के पहले या उसके आसपास जब भी उसने जीआईएस से सैटेलाइट मैपिंग करी है, तो पहले क्या होता था, भूमिदारी होती थी तो लोग इतनी बसावट थी नहीं, तो लोग छोटे घरों में रहते थे, घर बना के रहते थे। उस टाइम क्या था कि जब से ओखला इंडस्ट्रियल है, क्योंकि वहां पे किसी की नजर जा ही नहीं रही है, वहां पे क्या है, जब से ओखला इंडस्ट्रियल एरिया बसा, उसने ये जो वहां से जो पानी गंदगी छोड़ी जाती थी, यमुना को अफेक्ट करने शुरू कर दिया। लोग एग्रीकल्चर कब बंद करते हैं, जब पानी गंदा होता है या फिर वहां पे चीजें पॉल्यूटेड हो जाती है, एयर अच्छी नहीं होती, क्वालिटी एयर की या पानी की किसी भी चीज की खराब होने की वजह से वहां पे खेती बाड़ी बंद हो जाती है, तो लोग वहां पे घर बनाना शुरू कर देते हैं, रहना शुरू कर देते हैं, कोई और साधन देख लेता है। तो उस टाइम पे ये चीजें चल रही थी। पर जब सरकार ने इसे जोन ओ में डाला, उस टाइम क्या हुआ कि यहाँ पे बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई, तो ये दो एरियाज में बढ़ गया, जोन O1 में, जोन O2 में। तो अब जो लोग कह रहे हैं कि ये एफ जोन होना चाहिए, तो पहले तो मैं उन्हें ये कहूंगी कि प्लीज इस पे क्लैरिफिकेशन दे कि ये जोन एफ क्यों होना चाहिए और कितना फायदेमंद होगा। क्योंकि मेरे हिसाब से, जहां तक मेरी रिसर्च है, इसमें जो भी यूसी लोकेटर के अंदर पीएम उदय में जो जगह आ रही है वो सुरक्षित मानी जाएगी। ठीक है, और जो बाकी जगह है वो असुरक्षित है, या फिर गवर्नमेंट लैंड है, या फिर कोई जैसे डीडीए की प्रॉपर्टीज है। तो जो लोग कह रहे हैं कि एफ जोन में आनी चाहिए, तो इस पे वो क्लैरिफिकेशन दे कि एफ जोन में क्यों आनी चाहिए। एक सीधी बात बोल देना कि एफ जोन में आना चाहिए, इससे लोगों में गुमराह होने के मतलब ज्यादा शंका बढ़ जाती है, लोग गुमराह हो जाते हैं। आसानी से बात मान लोग, जो हमारी आम जनता है वो सीधी सादी जनता है, उन्हें ये सब बातें नहीं समझ में आती। तो लोग जो एकदम से अपना सजेशन दे देते हैं कि एफ जोन हो जाना चाहिए, ये ओ जोन नहीं होना चाहिए, या जोन ओ या जोन 1 जो 1-2 है वो होना चाहिए, तो पहले उसमें क्लैरिफिकेशन दे क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी, क्या बेहतर आई है इसमें। तो ऐसे में आपने बहुत खुलासे के साथ समझाया मैम कि ओजोन और इस सब के बारे में। अभी जो सरिशे बरकरार है कंटिन्यू, जैसा कि दिसंबर के जुलाई के लास्ट में अपनी सरकार दाखिल करेगी हलफनामा कोर्ट में, और 21 दिसंबर लास्ट डेट दी गई है इन कॉलोनियों को ना छेड़ देगी। उसके बाद में क्या रिएक्शन होगा, जैसे कहा गया कि भाई 1 लाख मकानों के पुनर्निवास की तैयारी करो, अभी क्या क्या कंडीशन है, उसको लेके क्या काम कर रही है आप? ये जो 1 लाख बोले गए हैं ना, ये वो घर है जो मेरे ख्याल से तो अनऑथराइज कॉलोनीज में नहीं आते हैं। ये वो घर है जो बाढ़ प्रताड़ित जगह है, जो वहां पे आ रहे हैं उनको दिए जाएंगे, ना कि ये जो अनऑथराइज कॉलोनीज में। अनऑथराइज कॉलोनीज के तो आंकड़े बहुत ही बड़े हैं, ये 25 लाख तक के जा रहे हैं। ठीक है, तो वो आंकड़े नहीं है। और जो अनऑथराइज जगह मैं बोलूं, उसमें जो 92 कॉलोनीज आ रही थी, जब हमने शुरुआत करी इस केस को देखने की, तो उसमें जो 92 कॉलोनीज हमें देखने को मिली, पहले तो लोग इसी पे यकीन नहीं मान लेते कि हमारी जगह जोन ओ में आ रही है या नहीं आ रही है। जब हमने इसका खुलासा करा, हमने इस पे रिसर्च करी, तो ये सारी जगह जोन ओ में आ रही है। 92 कॉलोनीज आ रही है, जो लेके आई थिंक 99 किलोमीटर से लेके 11 किलोमीटर का रेडियस है, जो मीठापुर से लेकर के जोगाबाई तक फैला हुआ है। ठीक है, और ये मैं कहूँ तो ये कुछ जगह जसोला की भी ले रहे हैं, जसोला तक की फैलावट है इसकी। तो अगर मैं अनऑथराइज कॉलोनीज की बात करूं,
तो इसमें जो 92 कॉलोनीज है, 31 दिसंबर तक की जो प्रोटेक्शन है, अगर कोर्ट इस पे एक्शन लेना चाहेगी, क्योंकि अभी कोर्ट की तरफ से ही छूट है कि इन पे एक्शन नहीं लिया जाएगा, सिर्फ एनक्रोचमेंट जो नई कंस्ट्रक्शन हो सो फ्रेशली, इसमें भी कोर्ट ने क्लियरली स्पष्ट तरीके से, बिल्कुल साफ तरीके से कहा गया है कि सो फ्रेशली कंस्ट्रक्टेड जो प्रॉपर्टीज है, अभी अभी नई नई ताजा ताजा जो बन रही है, उसको रोका जाएगा, ना कि जो पुरानी रोका जाएगा। बट मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि इससे ये क्लैरिफिकेशन नहीं होती कोर्ट एक्शन नहीं ले सकती। अगर कोर्ट एक्शन लेना चाहे तो वो ले सकती है। एक मैडम, यहाँ पर लोगों के दिमाग में एक डर बना हुआ है कि ये ओजोन में हमारे मकान आ रहे हैं या ये एरिया आ रहा है, तो फ्लड प्लेन की जितनी भी जगह है ओजोन के एरिया में, वो कितनी जगह कोर्ट ने डिसाइड की? कोर्ट ने, जैसा मैंने आपको बताया, ये जो है 9 से 11 किलोमीटर का रेडियस है, इसमें गवर्नमेंट लैंड आ रहा है, प्राइवेट लैंड आ रहे हैं, डीडीए के प्रॉपर्टीज आ रही है, कुछ लाल डोरा की प्रॉपर्टीज है, और भी कुछ कंपनीज की प्रॉपर्टीज है जो इसके अंदर आ चुकी है। ठीक है, ओजोन का दायरा कितना होता है गवर्नमेंट के हिसाब से? यमुना के कितने दूरी तक ओजोन लगाया जाता है? ये 280 मीटर का दायरा है। उस दायरे के अगर उस दायरे के अंदर कुछ आ जाता है तो वो जो है वो ओजोन अफेक्टेड एरिया। सर, ये जो बट इसकी अभी तक कोई डिमार्केशन नहीं हुई है। इसका कोई खुलासा नहीं है। ये लेफ्ट साइड, दोनों साइड, ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड है। लेफ्ट का हमारा जो है वो यूपी में आ जाता है और राइट का हमारा दिल्ली में आ जाता है। तो उधर यूपी गवर्नमेंट देखेगी और इधर दिल्ली गवर्नमेंट देखेगी। तो जो भी लोगों ने नहर के आसपास जो कंस्ट्रक्शन कर रखा है, ये तो एक तरीके से गैर कानूनी अवैध कंस्ट्रक्शन ही है। तो अगर सरकार इसको तोड़ने का फैसला लेगी तो ये कहाँ से गलत है? नहीं, ये मैं कहूँ सरकार इन्हीं लोगों के लिए घर प्रोवाइड करने की बात कर रही है, जो 1 लाख घर की बात हुई है। ये इन्हीं में से कुछ लोग हैं जिनके लिए कहा गया है, जो एम्बार्कमेंट के अंदर जो लोग आ रहे हैं, जो घर आ रहे हैं, उनकी बात है। 280 मीटर के एरिया जो आ रहे हैं वही डेमोलेशन होगा, वही होगा। लेकिन जो उस हद से बाहर है उनका डेमोलेशन नहीं होगा। बट क्योंकि मैं आपकी बात समझना चाहूंगी, क्योंकि ऐसी चीजें देखने को मिल रही है, कई जगह डेमोलिशन चल रही है, तो उस पे भी मैं बताना चाहूंगी कई केसेस चल रहे हैं, वो उस इश्यूज से भी रिलेटेड मैटर्स हैं जहाँ पे आपको डेमोलिशन देखने को मिल रही है। लोग इसको कंबाइन कर रहे हैं कि ये भी शायद इसी वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये कुछ और भी मैटर है जिनकी वजह से हो रहा है। एनसीडी के कई कर्मचारी और अधिकारी एक साथ आए और कई घरों की निशानदेही करके गए कि इन घरों को तोड़ना है, क्योंकि सैटेलाइट से मैपिंग हुई है। ये घर जो पहले 6 महीना पहले मैपिंग किया गया था तो 2 मंजिला था, आज इसकी ऊंचाई बढ़ गई है, तो उन घरों को तोड़ना है। तो क्या लगता है कि जो पहले से कंस्ट्रक्टेड मकान है 20 साल 30 साल पहले से, और उस पर थोड़ा बहुत और निर्माण हुआ है, तो क्या वो ओजोन में आ गया या फिर पूरी बिल्डिंग टूटेगी? नहीं, देखिए, इस टाइम पे जो कोर्ट के ऑर्डर है, कोर्ट ने साफ बोला है कि आप कोई भी अपलिफ्टमेंट नहीं कर सकते, कोई भी पिलर, कोई भी मतलब कोई जो वॉल्स लगाना या पिलर लगाना या छत डालनी, ये सबको साफ मना करा गया। तो अगर कोई अभी जो कर रहा है, तो इसलिए हमने भी अपनी तरफ से भी ये कहा है कि इस टाइम कुछ भी ऐसा ना करे जब तक कोर्ट के दोबारा ऑर्डर कोई पास नहीं होता। गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि 6 महीना पहले जियो मैपिंग की गई थी, जो 6 महीना पहले जो बिल्डिंग की हालत थी, उसमें अगर 6 महीने के बीच में कोई भी अपग्रेडेशन हुई है तो उन सभी बिल्डिंगों को तोड़ा जाएगा। जी जी जी, ऐसा उन लोगों ने चिन्हित किया। कई सारे मकान आई ब्लॉक में हम लोगों ने देखा, मैं खुद गया था तस्वीर देखने, तो कई मकान को लोगों ने चिन्हित किया, उसकी फोटोग्राफ की, उसकी मैपिंग करके गए। तो क्या लगता है उन मकानों को तोड़ा जाएगा या इस पे भी कुछ रोक लगेगी? इस पे मैं कहूंगी आप कोर्ट से स्टे लेकर के आए जिनके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो ओखला ऐसी जगह है, ओखला विधानसभा ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे इतनी बसावट है, इतने लोग हैं, एडवोकेट्स की कमी नहीं है। अगर किसी को लगता है कि उसकी गलत तरीके से एनक्रोचमेंट करी जा रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप प्लीज एक एडवोकेट, एक अच्छा सलाहकार अपना हायर करें और कोर्ट में इसके लिए स्टे लेकर के, अगर आपको लगता है कि गलत है तो ये कोर्ट में जी 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 नहीं, वहाँ पे भी मैं कहूंगी सांसद जी बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, सांसद जी इसमें बहुत हेल्पफुल भी है। बस मुझे एक चीज देखने को मिली कि क्योंकि ओखला विधानसभा में अभी तक किसी ने, हमारे जो सांसद जी है हर्ष मल्होत्रा जी को किसी ने अप्रोच नहीं करा,
यहाँ से कोई लोग नहीं गए, वहां से रामवीर सिंह भदौड़ी जी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लोगों को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको सहायता दे रहे हैं। बट जब हम अपने सांसद जी के पास पहुंचे अपनी बात लेकर के, तब हमने देखा कि वहां पे हम ही एक अकेले मौजूद लोग थे और कोई भी वहां ना पहले आया ना किसी ने अपनी बात रखी। तो ये एक कर्तव्य हमारा भी बनता है कि हम अपनी बात जा करके कोर्ट में रखे, मतलब अपने मंत्री जी को बताए, अपनी बात आगे तो पहुंचाए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग बैठ करके बस तमाशा देख रहे हैं कि ये चीज हो रही है, वो चीज हो रही है, ऐसे हो रहा है, हाय हल्ला मचा रहे, सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। विधायक की बात आती जी है, सांसद और विधायक बस से अपनी राजनीति करने में लगे हुए हैं, उनको जनता के हित से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, बस केवल ये वोट की राजनीति करते हैं और जनता को बरगलाने का काम करते हैं। क्या लगता है कि सांसद अगर चाहेंगे तो संसद में ये कानून पास नहीं हो सकता है? ये ओजोन की जो तलवार पूरे क्षेत्र में 10-11 किलोमीटर तक आप बता रही है लटकी हुई है, तो अगर संसद में कानून पास हो जाएगा तो क्या लगता है ये इन लोगों के ऊपर से तलवार नहीं हट जाएगा? और संसद में इन लोगों ने आवाज आज तक नहीं उठाई ओजोन को लेकर के। दिल्ली के अंदर 7 सांसद हैं, अगर सातों एकजुट होकर के संसद में आवाज उठाएंगे तो संसद में कोई ना कोई काम, क्योंकि एमसीडी में सरकार इनकी है, दिल्ली में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, तो तीनों जगह इनकी सरकार है, उसके बावजूद ये लोग संसद में कोई कानून नहीं ला पा रहे हैं। तो कैसे हम मान लें कि सांसद जो है वो जनता के हित में काम कर रहे हैं? सांसद केवल राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और लोगों को बरगला करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने का काम कर रहे हैं। क्या कहते हैं? बदरपुर विधानसभा में दोनों एक हो गए, विधायक पहले आरोप लगाते थे रामवीर भदौड़ी पे, अभी रामवीर भदौड़ी लगाते थे राम सिंह पे, अब दोनों एक हो गए। तो ये तो कमाऊ पुत्र हो गया यहाँ पे, वो जो बस कमाने का जरिया बन गया, तो इसको कैसे आप? ये तो इस नजरिए से हम भी जो आप मेहनत कर रही है लगातार, आपने पूरा 40 से 50 वर्ष पुरानी कॉन्सेप्ट और ये पूरी आपने निकाली। आप क्या कर रही है मैम सरकार के समक्ष, आप क्या पेश करेंगी? और आपकी सुप्रीम पुलिस है, आपके साथी कांग्रेस, उसको लेकर आप क्या करेंगे? हम इसमें पहले तो मैं सरकार के ऊपर कहना चाहूंगी, जो पहले मेरी बात भी कट गई थी, मैं उसमें ये कहना चाहूंगी, देखिए सरकार की इसमें मैं कहूंगी सरकार को दोष देना सही नहीं है, इसमें कुछ गलती हमारी भी रही है कि हमने कभी भी अपनी परेशानियां आगे सरकार के रखी नहीं। तो सरकार को पता कैसे चलेगा? जब मैं खुद कोर्ट गई हूँ तो वहां पे अकेले हम मौजूद थे कोर्ट में, हमारे अलावा पब्लिक से कोई भी वहां मौजूद नहीं था। कोर्ट में हियरिंग में जो लास्ट हियरिंग हुई थी 23 मई की, वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था, सिर्फ हम वहां अपने पब्लिक की तरफ से गए थे। हमने वहां जाके देखा कि वहां पे सिर्फ डिपार्टमेंट खड़े हैं, लोग नहीं है। तो इसमें अगर सांसद जी को कहना या सरकार को कहना या कोर्ट को कहना, मुझे लगता है ये गलत होगा, हमें अपनी भी बात रखनी आनी चाहिए। देखिए ये जो दोनों विधानसभा है जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं और जो ओजोन में जो घर आ रहे हैं, ये लोग मेहनत कश लोग हैं और डेली मजदूरी कमाने खाने वाले लोग हैं। तो ये लोग कहाँ तक अपनी रोजी रोटी छोड़ करके कोर्ट कचहरी के धक्के खाएंगे? या फिर इनके लिए तो जनप्रतिनिधियों को ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वोट लेने के लिए जनप्रतिनिधि इनके पास जाते हैं, ये लोग वोट देके जनप्रतिनिधि को चुन के लाते हैं। तो लड़ाई इनके लिए जनप्रतिनिधियों को लड़ना पड़ेगा, ना कि ये लोग खुद जाएंगे अपनी रोजी रोटी छोड़ करके। अगर एक आदमी दिहाड़ी मजदूरी नहीं करेगा तो शाम में उसके यहाँ खाना बनेगा नहीं बनेगा इसकी भी किसी को चिंता नहीं है। इसलिए लोग कमाने खाने में लगे हुए हैं, तो कोर्ट तक नहीं जा पा रहे हैं। आम आदमी को कोर्ट कचहरी से ऐसे भी डर लगता है। नहीं, मैं इस बात पे सहमत हूँ आपसे कि ये सही बात है कि कोई इतना आगे तक अप्रोच नहीं कर पा रहा है, कोई आगे तक इतना नहीं जा पा रहा, और लोग बहुत मतलब मिनिमम वेजेस पे काम करते हैं, मजदूर लोग होते हैं जो काम कर रहे हैं। और ये जो एनक्रोचमेंट हो रहा है, एक मैं इस पे भी कहना चाहूंगी कि ये जो बिल्डिंग्स बन रही है, ये कोई बाहर वाला नहीं बना रहा है, ये लोग आपस में जो 30 गज 40 गज में रहने वाले आपस में पैसे जोड़ के बनाते हैं। इसको आप कहो कि ये हाई राइज सोसाइटी बन रही है, यहाँ पे कोई कंपनी आगे बना रही है या बहुत पैसे वाले इंसान आ गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कॉमनर्स है, वहीं पे रहने वाले लोकल है जो पैसे जोड़ करके बनाते हैं। हाँ, उनकी आमदनी में इफेक्ट पड़ रहा है इससे, क्योंकि ये जब से ओजोन का जो डर फैला है उससे यहाँ पे लोग आना बंद हो गए, यहाँ की जो आमदनी वो सच्चाई है रुक गई है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई सरकार के पास नहीं जा पा रहा है या सरकार इसमें संशोधन बिल नहीं ला पा रही है, कुछ नहीं कर पा रही है, तो मैं कहूंगी जो हमारा जो एक तबका है, जो एडवोकेट लोग हैं, जो RWA के मेंबर्स है, जो NGO चला रहे हैं, कई NGO यहाँ पे रजिस्टर्ड है, वो इस पे कार्रवाई करे, वो आगे आए, हमारे साथ भी जुड़े और कोर्ट चले, बात रखे, ताकि हम सबको एक न्याय मिल करके। विधानसभाओं में ओजोन के नाम पर राजनीति पहले से ही होती आ रही है और अब भी हो रही है और तेजी से हो रही है, लेकिन क्या कोई ये पेपर एक कोर्ट से जो ऑर्डर पेपर पास हुआ उसमें लिखा गया हो कि ओजोन इस क्षेत्र में लगा हुआ है, ऐसा कोई ऑर्डर पेपर पास हुआ है कि कोर्ट से इसके बारे में? जी, ये पूरा लास्ट ऑर्डर था जिसमें
इसमें ये पूरा क्लियर है कि ओजोन इस एरिया में लगा हुआ है और इसमें ये जो लगा हुआ है और कितने समय में लगा ये भी बता जी 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 ये 2014 को जब ये केस दर्ज हुआ था, उसके बाद इन्हें 2016 में रिलीफ तो मिल गई थी जिस बेस पे ये केस लगा था, बट क्योंकि ये मुद्दा छोटा नहीं था, एनक्रोचमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसलिए इसे आगे फॉरवर्ड करा गया, डिपार्टमेंट ने इस पे एक्शन लिया जो अब तक चलता हुआ आ रहा है। किसके द्वारा लगाया गया था? जी ये विजय कुमार दिवाकर जी हैं जिनके द्वारा लगाया गया था ये, और इसके बाद जो पहले जो इनका जो पिटीशन डली थी उसको इन्होंने डिसमिस कर दिया था, फिर उसके बाद ये रिट उसमें गया, ये पूरा जो क्षेत्र का ये केस बना और आगे जाके इस पे डिपार्टमेंट और कोर्ट एक्शन ले रही है। उस टाइम नेता लोग क्या कर रहे थे? उस टाइम नेता लोग, वही मैं आपसे जब मैंने कहा जब सेंट्रल में कोई गवर्नमेंट थी तो वो पूरे उसमें नहीं थी, कुछ गवर्नमेंट सेंटर में थी, कुछ गवर्नमेंट दूसरे डिपार्टमेंट थी, तो दोनों का कुछ नहीं बन पाया होगा, इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया जा सका होगा, तो ये चीजें हैं। एक मैम जो 92 कॉलोनीज हैं जिनके बारे में ये कहा गया कि ये अभी ऑथराइज नहीं हुई, ऐसे में जो 15 तो कुछ कॉलोनी ऑथराइज हुई है, वो ऑथराइज हमने सुना था, एक वकील साहब है हमारे, उन्होंने बताया डिबेट अनस्ट में कि ये 1500 कॉलोनियों के करीब जो पास हुई है वो किस तरह पास हुई है, नहीं हुई, उसके बारे में उन्होंने कुछ, आपके पास अगर कुछ नॉलेज है उसके बारे में तो बताइए आप कि वो पास है या नहीं है, क्या मतलब है उनका? नहीं, अभी भी उसमें कार्रवाई चल रही है, वो पूरी तरह से पास नहीं है। अगर कोई बोल रहा है कि पास हो गई है उस पे, क्योंकि इस पे बहुत बड़ा बजट भी लाना पड़ेगा, इस पे सीवर लाइन्स लगानी पड़ेगी, वाटर पाइपलाइंस लगाने पड़ेंगे, चीजें अवेलेबल करवानी पड़ेगी, कई फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप कहो 1500 कॉलोनीज को एक साथ रेगुलाइज कर जाए तो ये तो मैं कहूंगी एक बेवकूफी है जो कह रहा है। सांसद महोदय ने तो लेटर तक बांट दिए सबको कि ऑथराइज हो गया है, इस पर क्या सरकार की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं। मैम एक चीज और हम पूछना चाहेंगे कि ये जेजे कॉलोनी को जो तोड़ने की बात हो रही है यहाँ पर, आखिर ये माजरा क्या है, क्यों इस जेजे कॉलोनी को यहाँ पर तोड़ने की बात हो रही है? क्या ये भी ओजोन की वजह से हो रही है या कोई और कारण? नहीं, जब जेजे कॉलोनी बसी थी उस टाइम पे जेजे कॉलोनी के जितने भी आप वो देखेंगे, रजिस्ट्री पेपर देखेंगे, उसमें ऑलरेडी ये बात कह दी गई थी कि जब सरकार चाहेगी तो उन्हें शिफ्ट कर सकते हैं, उन्हें एक अच्छी जगह प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये कहना कि ओजोन की जोन ओ की वजह से है, ऐसा नहीं है, ये पहले से ही उनके पेपरों में लिखा हुआ था। पर हाँ, मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि क्योंकि किसी भी जाति के साथ, किसी के साथ कुछ अन्याय ना हो, क्योंकि वो लोग भी काफी टाइम से बस चुके हैं यहाँ, उनकी फैमिलीज रह रही है, उनको एक अच्छे घर मिल गए, एक अच्छी सोसाइटी मिल गई है, तो मैं चाहूंगी कि इस पे और कुछ अच्छा मॉडर्नाइजेशन करा जाए, ना कि उन्हें कहीं और जगह शिफ्ट करा जाए, क्योंकि ये एक तरह से मेरे ख्याल से जिस तरह से जैसे हम लोग चाहते हैं कि जोन ओ को कहीं शिफ्ट ना करा जाए, तोड़ा ना जाए, वैसे मैं चाहूंगी कि जेजे कॉलोनी को भी ना तोड़ा जाए, वो भी हमारा हिस्सा है। आपके पास ओजोन को लेकर के कुछ खास जानकारियां हैं जो आप बताना चाहेंगे? जी, मैं एक अपनी बात रखना चाहूंगी, जो लोग सरकार के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि बीजेपी ऐसा कर रही है या कांग्रेस ने ऐसा करा या आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं करा, तो मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए आप पुरानी बातों पे तो आप ना ही छेड़े, वो ज्यादा अच्छा है, पुरानी बातों पे क्यों फोकस करना है, नया दौर, नई बातें, नई डेवलपमेंट, नई मॉडर्नाइजेशन, आप अपनी बात नई सरकार से करो, जो बीजेपी अभी सरकार जैसे है, आप उनसे अपनी बात रखो, ना कि किसी को ब्लेम करने की, उसकी वजह से हुआ या इसकी वजह से हुआ। आपका काम है अपनी बात रखना, अपना काम करवाना। अगर मेरा काम बनता है, मैं अगर सरकार से द्वारा बन रहा है, बीजेपी से बन रहा है, तो वेल एंड गुड, मेरा काम तो हो रहा है, मेरे एरिया का काम तो हो रहा है, मेरी सोसाइटी का काम तो हो तो रहा है। आपको इस पे एक वो बात छेड़ देनी, आप प्रेशराइज करना कि नहीं बीजेपी की वजह, तो मैं बोलूंगी कि ये जो लोग ऐसी बातें करते हैं, ये आपको मुद्दे से भड़काते हैं, आपको मुद्दे से हटा देते हैं, आपको भड़कावी बातें करते हैं, ये आपका काम ही नहीं होने देना चाहते। मैं ये कहना चाहूंगी, मैं किसी बीजेपी के समर्थन में नहीं हूँ, पर मैं एक एज अ सिटीजन बोलना चाहूंगी, आप अपनी बात रखें, क्या पता बीजेपी आपकी बात मान जाए, क्या पता हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी आपकी बात मान जाए, क्या पता आपको रेगुलराइजेशन मिल जाए, आप अपनी उनसे बात तो रखिए।
होना ना होना एकदम आप अपनी जजमेंट दे देना, जजमेंट पास कर देना, ये गलत है, बहुत ज्यादा गलत। मैं ये पूछूंगा कि आप जिस तरीके से आप आज ओजोन के मुद्दे पर हम लोग आपसे बात करने आए हैं और काफी जानकारियां भी मिल रही हैं हमारे को, तो ऐसी कोई लिखित जानकारी या कोई ऐसी पेपर के द्वारा जानकारी आपके पास है? हमारे पास डीडीए का मास्टर प्लान है, हमारे पास सारे ऑर्डर्स हैं, हमारे पास जीएनसीटीडी के भी पूरी डिटेल है, हमारे पास डीडीए की डिटेल है, हमारे पास एमसीडी की डिटेल है, हमारे पास पुराने केसेस जो इससे रिलेट करते हैं उसकी भी डिटेल है। तो और हमारे पास फर्दर भी है कि इसमें जितनी कार्यवाही मतलब अब तक होती आई है, कैसे ये ओजोन बना, ये जोन ओ में गया, कहाँ कहाँ कितनी डिटेल है, ये सारे पेपर्स हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया है, इसमें कई एरिया बटे हुए हैं, अल्फाबेटिकल वे में बटे हुए हैं। ये जो हमारा एरिया है, जो ये एरिया है, ये इतना बड़ा एरिया है, ये जिसे 250 मीटर 280 मीटर कह रहे हैं लोग, ये यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, इसलिए ये लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि ये यहाँ तक जोन ओ है, बट क्योंकि एम्बार्कमेंट यहाँ नदी से बन चुका था, नदी यहीं तक सीमित है, तो अब शायद कुछ हमें राहत मिल सकती है, नया मतलब कुछ डेवलपमेंट आ सकती है, हमें रेगुलाइजेशन में भी मिल जाए, क्योंकि नदी कुछ छोटी हो चुकी है, नदी का बहाव इस पर नहीं आता। तो ये चीजें हमें देखने को मिली है इसमें, और भी कई सरकारी दस्तावेज मिले हैं जो हमने आगे हम कोर्ट में लगाएंगे, तो वो आगे हम कोर्ट पे डिपेंड करते हैं, और जाहिर सी बात है कोर्ट पे ही डिपेंड करना चाहिए। खुद से कोई बात रख देना, अपने आप ही एक पब्लिक एक बात फैला देना, वो गलत है। पब्लिक में ऐसा डर पैदा हो जाता है, लोग डरने लग जाते हैं। यहाँ पे जो लोग कारोबार कर रहे हैं, जिनका वाहिद कारोबार यहीं पे शुरू और यहीं पे खत्म है, उनको आप डिस्टर्ब कर रहे हो, बेसिकली आप उन्हें चोट पहुंचा रहे हो, आप उनका बहुत नुकसान कर रहे हो। तो आपने देखा कि मैडम ने सारे कागजात भी दिखाए, और मैं तो यही कहूंगा कि मैडम के पास अभी ओजोन को लेकर के जिस मुद्दे पर लड़ाई चल रही है, ओजोन को लेकर के मेरे ख्याल से तकरीबन सारे ही पेपर्स मैडम के पास मौजूद हैं, और सारे पेपर्स में से कुछ पेपर मैडम ने दिखाए भी हैं। और मैं आपको यही कहूंगा कि ओजोन के मुद्दे को जिस तरीके से आपने अभी सुना, ओजोन के मुद्दे पर जिस तरीके से मैडम ने बात की, मैं यही कहूंगा कि आप लोग जितना हो सके इसको आगे तक लोगों को बताएं। जिस तरीके से मैडम ने समझाया है, आप भी उसको जो है समझाएं और बताएं। मैं हमारे पास जी उस टाइम तक के पेपर है जब 1702 के, जब इस जगह का नाम भी मदनपुर खादर नहीं हुआ करता था। यहाँ पे बस आवट भी दूसरे थी, लोग दूसरे थे, और यहाँ पे जब मदनपुर खादर बना, ये जो मदनपुर खादर विलेज है, ये पूरा एरिया बना, तो डीडीए ने इस पे, मुझे जहाँ तक आइडिया है, डीडीए के पास इसकी डिमार्केशन है, चाहे वो GIS सैटेलाइट से हो, चाहे वो जैसे भी हो, बट इस पे है। इसमें जो रुड़की यूनिवर्सिटी है उसने भी अपना पूरा वो पूरी अपनी एक्नॉलेजमेंट दे रखी है कि यहाँ पे जैसे एक फ्लड एरिया में क्या होता है कि लैंड की फर्टिलिटी देखी जाती है कि कितना ज्यादा फर्टाइल है, वो फ्लडेड एरिया है या नहीं है, तो वो भी हमारे पास कोर्ट के दस्तावेज में मौजूद है। और क्या पता इसमें, मुझे जहाँ तक लगता है आने वाले टाइम में रेगुलाइजेशन मिल सकती है। तो आपने मैडम एडवोकेट रुखसार खान की बातें सुनी, और एक एक चीज उन्होंने बड़ी तरीके से और बहुत ही सबूत के साथ में, पेपरों के साथ में उन्होंने इस बात को रखा। तो मैं यही कहूंगा कि ओजोन से, जैसा कि मैडम बता रही हैं कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, और जो भी होगा, जैसे मैडम ने अभी बताया था कि जो एरिया है वो 300 मीटर का एरिया है, उसके अंदर ही जो भी कुछ होना है वो होना है। क्या ऐसा ही है ना मैडम? हाँ जी, ऐसा ही है। और जो आपको डेमोलिशन देखने को मिल रही है वो उन पे मिल रही है जिनके कुछ और मैटर्स चल रहे हैं, उसको लोग मिंगल अप कर रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं से कि नहीं ये वही केस है, बट ऐसा नहीं है, और भी मैटर्स चल रहे हैं। हाँ, कोर्ट ने अभी फुल स्टॉप इस बात पे लगा रखा है कि आप कंस्ट्रक्शन मत करो, कोई भी नया निर्माण मत करो। बाकी ये है कि आप थोड़ा फर्निशिंग करवा सकते हैं, आपको अगर लग रहा है कि आपकी, हाँ एक मैं क्लैरिफिकेशन ये भी देना चाहूंगी कि जिनकी इमारतें थोड़ी
पुरानी हो रही है या फिर कोई मतलब प्लास्टर कहीं से टूट गया, लग रहा है, डर है कि इमारत गिर जाएगी, तो वो या तो एमसीडी से परमिशन ले ले, या अगर वो कर रहे हैं या कर चुके हैं, अगर उन्हें खतरा लग रहा है तो एमसीडी को अपनी बात बताएं पूरी। आप जा करके या तो डीसी से मिले, आप अपनी बात रखें। मतलब रेनोवेशन कर सकते, रेनोवेशन इस बिहाफ पे कर सकते हो कि आपको अगर खतरा लग रहा है कि आपको कोई डैमेज हो जाएगा तो आप कर सकते हो। आप अपने अंदर कोई अपने घर के अंदर, अपने फ्लैट के अंदर कुछ करवा रहे हो, आप रेनोवेशन करा रहे हो, जैसे कोई आप कोई पैनल लगवा रहे हो या कोई मतलब फर्नीचर का काम करवा रहे हो, ये सब आप करवा सकते हो। आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि इसमें भी कोई तोड़फोड़ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन को लेकर सो फ्रेशली कंस्ट्रक्टेड, ये कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि जो सो फ्रेशली कंस्ट्रक्टेड है। मैं आपको दिखाऊं जी, इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँ ये जो ये आप ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है सो फ्रेशली इज बीइंग कैरिड आउट। ये कोर्ट ने लास्ट में पूरा क्लियरली लिखा है सो फ्रेशली मेड इज बीइंग कैरी आउट। ये हो रहा है तो ही तोड़ा जाएगा, वरना नहीं तोड़ा जाएगा। जो पुरानी इमारतें हैं वो नहीं तोड़ी जाएगी, उनको फुल्ली प्रोटेक्शन है, वो प्रोटेक्टेड है। 31 दिसंबर तक उनको नहीं छेड़ा जाएगा, तो वो लोग डर में बिल्कुल मत जिए। उनको अगर ऐसा डर लग रहा है कि हमारी इमारत तोड़ी जाएगी, हमारा फ्लैट तोड़ दिया जाएगा, या हम यहाँ नहीं रह सकते, या हमें बेच के हट जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप अभी वहीं रहिए, आप सुरक्षित हैं। क्या पता इसमें कोई नई डेवलपमेंट देखने को मिल जाए, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, तो प्लीज उम्मीद रखें। तो आपने देखा कि मैडम ने हर तरीके से यहाँ पर सभी सवालों के जवाब दिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी मैडम ने जो भी ओजोन के बारे में यहाँ पर पूछा उसके बारे में बिल्कुल बेहिचक जवाब दिए। और अब लोगों को ये जान लेना चाहिए ये वीडियो देखने के बाद कि आखिर जो जो बातें मैडम ने बताई हैं वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक आगे वो बातें, कितने एरिया का जैसे बताया है कि यहाँ तक ओजोन होना चाहिए, वो आप देखिएगा। और हम आपको एक चीज और बता दें कि ऐसी ही वीडियोस आप देखते रहिएगा, और हम आपको ऐसे ही जो भी हमारे चैनल के द्वारा ओजोन के मुद्दे पर जहां पर भी जिस तरीके की वार्ता होती है हम आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल एनसीआर समाचार के साथ। नमस्कार।